बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 10वीं क्लास फिजिक्स का गैस पेपर शेयर कर रहा हूं। ये गैस पेपर तमाम बोर्ड के लिए है, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उन सब के एग्ज़ाम के लिए है। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप 100% पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस आपने रखना है शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा होते हैं पेपर के अंदर, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और तकरीबन 15 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर होते हैं। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर के MCQs होते हैं, 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है। न्यूमेरिकल 10 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। और 12 नंबर की मारूजी होती है। मारूजी के लिए आपने एक्सरसाइज की मारूजी तैयार कर लेनी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर के अंदर से भी मारूजी आ सकती है। कहीं से कोई साइड इंफॉर्मेशन है या किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा सकता है, डिफरेंट कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, कोई डेफिनेशन दी जा सकती है, किसी चीज़ की एग्जांपल दी जा सकती है MCQs के अंदर। तो इनको आपने तैयार करना है। तो यूनिट नंबर 10 है। सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, इसकी आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। ये आपने दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, उर्दू मीडियम के लिए भी है ये गैस। तो वाइब्रेटरी मोशन, इसकी मिसालें आपने तैयार कर लेनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ये पहला है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच किया हुआ होता है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसकी ये मसवा ड्राइव कर लें, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायग्राम भी बना लेना। जहाँ पे हुक्स लॉ आ जाता है उसकी डेफिनेशन याद कर लें, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन याद कर लें, रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आप याद कर लें। और थोड़ा बहुत आप इसकी वजाहत भी कर सकते हैं। ये मेन चीज़ है। आप इसकी डेरिवेशन कर लें, डायग्राम बना देंगे और डेफिनेशन रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आप लिख देंगे, डेरिवेशन कर देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये साइड इंफॉर्मेशन है, ये आपने याद कर लेनी है कि ह्यूमन एयर ड्रम जो है वो 20,000 मरतबा 1 सेकंड में ऑसिलेट करता है। ये नीचे क्विज पड़ा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट x नॉट के बराबर हो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 1/2 के जगह इंटू x नॉट के बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। और आपने मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला याद कर लेना है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/k का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसकी डायग्राम बना लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम पूछी जा सकती है बॉल और बाउल सिस्टम की। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन याद कर लें। ये डायग्राम पूछी जा सकती है 2 नंबर में। शॉर्ट क्वेश्चन की डायग्राम जस्ट पूछी जा सकती है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन याद कर लें। कुछ इसकी आप जो है वो थोड़ी सी थ्योरी याद कर ले, बाकी डायग्राम बना देंगे तो ये फार्मूला लिख देंगे तो आपका ये सिंपल पेंडुलम का जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 डेफिनेशन है। ये वाली ज़रा आसान है, तो इन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि पेंडुलम का जो पीरियड है वो मास और उसके एम्पलीट्यूड पे इन्हिसार नहीं करता। तो ये खसूसियात पढ़ी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। टोटल 4 खसूसियात हैं। तो 4 में आप कम से कम 2 लाजमी याद कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 4 की 4 पूछी जा सकती हैं। बाज़ बार शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें 2 भी पूछी जाती हैं। तो कम से कम अगर कोई स्टूडेंट वीक है या वीक लर्नर है, जल्दी लर्न नहीं कर सकता, तो वो कम से कम 2 भी याद कर सकता है। ये वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इन चारों की डेफिनेशन याद कर लें। एग्जाम्पल 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लें। सिंपल सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। फार्मूला आपको आना चाहिए, डाटा गिवन है, कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये पहला जो पेंडुलम क्लॉक किसने और कब इन्वेंट हुआ था ये आपने याद कर लेना है कि क्रिश्चियन हाइजियन ने 1656 में फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक जो है वो इन्वेंट किया था। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। फिर वेव मोशन में आप आ जाएं तो वेव मोशन में आपने वेव याद करना है। वेव की डेफिनेशन क्या होती है, वेव्स की टाइप्स याद कर ले, मैकेनिकल वेव्स और इसकी एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी एग्जांपल याद कर लें।
ये क्वेश्चन है, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस। क्या मैकेनिकल वेव्स जो है वैक्यूम में से गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स की इकसाम आपने याद कर लेनी है। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनकी डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर रेयरफैक्शन होते हैं, कंप्रेशन होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, वो आपने उनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। वेवलेंथ क्या होती है उसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। या ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट, साबित करें v बराबर है f लैम्डा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिपल टाइम की डेफिनेशन याद कर लें। एग्जाम्पल नंबर 10.2 शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो ये एग्जाम्पल 10.2 न्यूमेरिकल है, इसको आपने याद कर लेना है। ये रिफ्लेक्शन की तारीफ, इसको हम याद कर लें। रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तीनों डेफिनेशन आप याद कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज लाजमी आपने याद करने हैं। एक्सरसाइज में 10.1 ये रिव्यू क्वेश्चन जो है आधा मशक वाले आधा वाले सवाल आते हैं। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 ये तकरीबन सारे क्वेश्चन आप कर लें। ये वही क्वेश्चन है मैं आपको चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं, कुछ एक दो कुछ नहीं होंगी तो वो भी आपने याद कर लेनी है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से 10.1 बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। और 10.4 आपने कर लेना है वो कौन सी वेव्स हैं जिनको मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपिगेशन के लिए। इसका जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपिगेट करने के लिए। 10.1, 10.4 आपने यहाँ से कर लेने हैं। न्यूमेरिकल की तरफ आए तो 10.2 न्यूमेरिकल में से आप 10.2 कर लें। 10.3, 10.4, 5, 6, 7, 8 और 10 कर लें। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट बोर्ड के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इनमें अगर आपको छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो तरीका साहब का एक जैसा ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको मिलता जुलता सवाल है, एक आपने कर लिया, उससे मिलता जुलता दूसरा भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। खुसूसन 10.10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 आप 8 देख लें, 10.4 देख लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 10.2 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड। साउंड कैसे पैदा होती हैं? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये आपने याद रखना है। साउंड वेव्स क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है इरशाद के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक सरगर्मी से साबित करें कि साउंड को इरशाद के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आपको ये बेल जार वाली एग्जाम्पल जो है वजाहत करना होगी इसको। ये साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसकी आपने वजाहत करनी है। ये क्या नाम है इसका, ट्यूनिंग फोर्क बनाकर इसकी वजाहत आप कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लाउडनेस है। लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, ये अवामिल आपने अवामिल के नाम याद कर लेने हैं। और बिहेवियर भी आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया के साथ क्या फ़र्क पड़ता है लाउडनेस पे, और डिस्टेंस अगर बढ़ जाए वाइब्रेटिंग बॉडी से तो क्या फ़र्क पड़ता है। पिच की डेफिनेशन याद कर लें, क्वालिटी की डेफिनेशन याद कर लें, इंटेंसिटी इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, इसको तैयार कर लें। स्पीड ऑफ साउंड, इसमें डिफरेंट वैल्यूज भी दी हुई हैं, ये आप याद कर लें। एग्जाम्पल नंबर 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.2 इसे आपने तैयार करना है। फिर स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करें इको मेथड से, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये सारे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.3 ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ये एग्जाम्पल 11.3 आपने कर लेनी है। नॉइस पोल्यूशन में देख लें तो यहाँ पे ये म्यूजिकल साउंड है और शोर, इसमें फ़र्क पूछा गया है। और शोर को कम कैसे किया जा सकता है, शोर की वजूहात क्या हैं, ये आपने याद कर लेनी है। सेफ लेवल ऑफ नॉइस क्या है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये फैक्टर दोनों अपने याद कर लें। नॉइस का जो सेफ लेवल है वो किन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो उसमें लेवल ऑफ द नॉइस है और पीरियड ऑफ द एक्सपोजर टू द नॉइस, ये आपने याद करना है। सौती निगहबानी क्या होती है, अकॉस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन और इसकी अहमियत आप याद कर लें। 2-4 पॉइंट आप इसके याद कर लें।
ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, वैल्यूज याद कर लें। यूजर ऑफ अल्ट्रासाउंड आप देख लें, सोनार की डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है, वो आपने याद कर लेना है। उसके बाद MCQs आप देख लें। रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11.1 रिव्यू क्वेश्चन के अंदर 11.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18। तो ये एक्सरसाइज आप तैयार कर लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार कर लें और न्यूमेरिकल तैयार कर लें, और कोई और क्वेश्चन आप पीछे से अगर समझते हैं कोई रह गया तो आप फिर चैप्टर में से तैयार कर लें। पहला फोकस आप एक्सरसाइज पर रखें, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप पहले कर लें। इस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से आपने 11.7 करना है, 11.9 करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.9 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में से, इनको आप कर लें। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें जो किताब के सफ़ात हैं वो हम कैसे देख सकते हैं, ये इसका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और यहाँ पे देखें लाइट की डुअल नेचर होती है, या आपको आनी चाहिए, लाइट की डुअल नेचर होती है, लाइट और पार्टिकल नेचर। यानी लाइट की डुअल नेचर कौन कौन सी होती है कि वो लाइट के तौर पे बिहेव करती है और वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है। इसको सारा देखना है, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन की यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डायग्राम, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन भी, और ये डायग्राम पूछी जा सकती है कि डायग्राम बनाएं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होती है, डायग्राम बना सकते हैं, पूछी जा सकती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसकी डायग्राम। नेक्स्ट आप देख लें फोकस ऑफ कनकेव एंड कनकेव मिरर, उसकी क्या खसूसियात हैं, ये खसूसियात आप याद कर लें। लार्ज शॉपिंग सेंटर में कन्वेक्स मिरर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। साइन कन्वेंशन याद कर लें, एग्जाम्पल नंबर 12.1 और 12.2। तो इसका रीज़न आप लिख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है कि कन्वेक्स मिरर इमेज पैदा करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होते हैं, इससे ऑब्जर्वर को देखने का जो व्यू वो बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल गया, आप इसको लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन, ये डायग्राम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल का कानून, जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का वही स्नेल का कानून भी कहलाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, के एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ये वैल्यू आपने याद करनी है। इसी तरह वाटर के अंदर इसकी वैल्यू याद करनी है आपने। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है वो आप याद कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है ये आप याद कर लें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जहाँ पे, और इस तरह क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। ये सारी वजाहत एग्जाम्पल नंबर 12.4, 12.3, ये तीनों डायग्राम। बाद का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है और डायग्राम से आपने वजाहत करनी होती है, तो ये सारा आपने इसको लिखना होगा उसमें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के तैयार कर लें। रिव्यू क्वेश्चन में 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, ये तकरीबन मैंने यहाँ निशान लगा दिए हैं। पीछे मैंने चैप्टर में क्वेश्चन बता दिए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये एक्सरसाइज आप याद कर लें, साथ आपके इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। फिर इसमें आपने 12.14 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे इनमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई एक जुज पूछी जा सकती है या पूरा अगर वो दे दें इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12.17 है, 12.19 है, 12.21, 12.22 और 12.25। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपने याद करना है 12.7, 8, 12.9 और 12.10। न्यूमेरिकल में 12.1,
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 12 ये न्यूमेरिकल आप तैयार कर लें यहाँ से। नेक्स्ट जो नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज की कितनी इकसाम है ये आपको आने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसमें दो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 22 के एग्ज़ाम में कि आपने वजाहत करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की एक सरगर्मी से। तो ये दो सरगर्मी लिखी हुई हैं, इनमें से आपको एक लिख सकते हैं। डेफिनेशन इसकी लिखनी होगी और किसी एक सरगर्मी से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजाहत करनी होगी। इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ये एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की वजह से। ये आप याद कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज कैसे किया जाता है, चार्ज की नोयत हम कैसे मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, या कंडक्टर और इंसुलेटर का कैसे पता चलाया जा सकता है। ये सारे इस्तेमाल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इस्तेमाल क्या हैं, आपसे इलेक्ट्रोस्कोप आप लिख सकते हैं कि हम चार्ज की नोयत मालूम कर सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर का पता चला सकते हैं और चार्ज की मौजूदगी का पता चला सकते हैं। ये तीन फिक्रे आप लिखने तो इस्तेमाल आ जाएंगे। कूलम्ब्स लॉ, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन है जहाँ पे, ये आप याद कर लें। एग्जाम्पल नंबर 13.1 है, इसको तैयार कर लें आप। ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिट एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस, ये तैयार कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड है, एनालिटिकल बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे, इस तरह के पूछे जा चुके हैं। और इस पर जो है कंसेप्चुअल जो लेवल है और बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये आप याद कर लें। एग्जाम्पल नंबर 13.2, इसको तैयार कर लें। ये है is the equivalent capacitance of parallel capacitor larger or smaller than the capacitance of any individual capacitor in the combination। ये आपने क्विज याद करना है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के कहाँ पे स्टोर होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान, वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। ये आपने याद कर लेना है। और इस तरह ये कौन सा सीरीज का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पूछा गया इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर लार्ज और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर में, उसमें जो मसावी कैपेसिटेंस होती है वो किसी इनफरादी कैपेसिटर से ज़्यादा होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होती है। ये डायग्राम पूछी जा सकती है कि सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है कैपेसिटर को और पैरेलल कैपेसिटर कैसे जोड़ा जा सकता है। ये डायग्राम पूछी जा सकती है आपसे। सॉरी, ये डायग्राम पड़ी है, ये सीरीज़ के लिए है और ये पैरेलल के लिए है कि पैरेलल तरीके से कैपेसिटर कैसे जोड़ा जाता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करें किस तरह ये डिपेंड करती है। फैक्टर्स अवामिल आपने बताने हैं जो जिस पर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन्हार करती है। एरिया ऑफ द प्लेस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस है, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर है जो कि प्लेस के दरमियान इस्तेमाल की गई है। कैपेसिटर के यूजेज आपने याद करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस साल में आया हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर क्लीनर। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने याद करना है तो इसको देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, इसका आप कुछ लाइनें याद कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एमसीक्यूज आपने सारे तैयार करने हैं। रिव्यू क्वेश्चन में देख लें आप 13.4, 13.6, 7, 8, 9। ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 10 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 13.13, 13.15, 13.17, कंसेप्चुअल में 13.1, 13.3, कंसेप्चुअल में आपने 13.1, 13.3 और 13.4 ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। पहला 1, 13.1, 13.3 और 13.4, न्यूमेरिकल 13.1, 13.3, 4, 5, 6, 7 और 10। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे बहता है
ये आपने याद करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ, ये आपने याद करना है कि बरक पाशीदे के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें करंट किस तरीके से फ्लो करता है। करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर है, एम्पेयर की डेफिनेशन ये आपने यहाँ से याद कर लेनी है। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन एग्जाम्पल नंबर 14.1 ये आप तैयार कर लें। करंट की मेजरमेंट को शो करने के लिए डायग्राम ये पूछी जा सकती है, एग्ज़ाम के अंदर आ भी चुकी है। वोल्टा पाइल क्या चीज़ है ये आपने याद करना है। सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है और वो किस में चेंज होती है। ईएमएफ की डेफिनेशन उसकी इक्वेशन याद कर लें। स्कीमेटिक डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की ये आप याद कर लें। ओहम लॉ को डिटेल आपने याद करना है। ओहम लॉ की सर्किट डायग्राम याद करनी है, ये ग्राफ भी याद करना है। ओहम लॉ में वोल्टेज और करंट के लिए ग्राफ किस तरह का होता है। ओम एक और ओम एक कंडक्टर्स एग्जाम्पल नंबर 14.2 वो फैक्टर्स जो कि किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मुतासर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये आपने याद करने हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक ग्राफ आपने याद करने हैं। वोल्टेज वाज करंट किसके लिए है, ये पहले वाला ग्राफ, इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये फिलामेंट लैंप के लिए है, ये थर्मिस्टर के लिए है। ये तीनों ग्राफ आपने याद करने हैं। थर्मिस्टर क्या चीज़ होती है इसकी डेफिनेशन याद कर लें। थर्मिस्टर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है और टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क याद कर लें। फिर एग्जाम्पल नंबर 14.3 है। डायमंड में से करंट क्यों नहीं बहता, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट क्यों नहीं करते, इसकी रीज़न आप याद कर लें। रजिस्टर को जोड़ने के कितने कम्बिनेशन है, दोनों का नाम याद कर लें। ये सीरीज़ कम्बिनेशन की डेफिनेशन और उनको सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है, ये इक्वेशन भी आप इसकी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन डायग्राम भी बात का सिर्फ डायग्राम पूछी जा सकती है। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में, इसकी रीज़न आपने देनी है जवाब के साथ। एग्जाम्पल नंबर 14.4 इसका कम से कम सारा नहीं कर सकते तो कम से कम इसका ए पार्ट लाजमी कर लें, वो आसान सा है। ये आपने याद करना है। अगर जितनी भी रजिस्टर पैरेलल सर्किट में लगी हुई हैं उनका अगर वो सब सेम हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। आर ही बराबर है आर ओवर एन से हम मालूम कर सकते हैं, अगर तमाम सेम हो तो। ये जॉल का कानून डेफिनेशन आप इसकी याद कर लें। एग्जाम्पल नंबर 14.6 इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 14.7 किलोवाट आवर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मेगा जॉल के, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14.8 वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट करंट विद टाइम, ये डायग्राम आपसे पूछी जा सकती है। वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद टाइम, ये भी आपसे डायग्राम में ये सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, ये सर्किट कंपोनेंट्स हैं, कम से कम आपको पता होना चाहिए। डायोड का, कैपेसिटर का, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, ओहम मीटर का, कम से कम ये 4-5 लाजमी। वैसे सारे देख लें, ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। रिव्यू क्वेश्चन आपने इसके सारे याद करने हैं, पहले से लेकर 11 तक। सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे ओम लॉ एक्सप्लेन पूछा गया है, डेफिनेशन भी आ सकती है ओम लॉ की, एक्सप्लेन इसकी लिमिटेशन भी साथ आ जाती हैं। उसके बाद कंडक्टर इंसुलेटर के दरमियान डिफरेंस क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन और रेजिस्टेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और सिर्फ जॉल्स लॉ आ जाए डेफिनेशन होगी उसकी, जॉल्स लॉ पूछा जा सकता है, ये सारा भी पूछा जा सकता है। डीसी और एसी में क्या फ़र्क है, बहुत अहम क्वेश्चन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसके क्या मेन फीचर्स हैं, इसकी खसूसियात पूछी जा सकती हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपने 14.2 और 14.3 दो क्वेश्चन आपने याद करने हैं कंसेप्चुअल में। 14.2 और 14.3, 14.7 और 14.11 ये यहाँ से आपने करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 14.1, 14.3, 5, 6, 7 और 8। वीडियो नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में। ये शार्प क्वेश्चन आपने याद करना है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है, MRI, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसका इस्तेमाल भी पूछा जा सकता है। क्या चीज़ है MRI, ये यहाँ से आप याद कर लें। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का और कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ मिलती है, ये आपने याद करना, दोनों की सिमिलैरिटी किस तरीके से होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारा। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। कहता है कि किसी वायर के ऊपर जो फोर्स लगती है जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो फोर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फोर्स कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये फैक्टर आपने याद करने हैं। करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें या उस वायर की लेंथ को बढ़ा दें, तो इस तरीके से फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये डीसी मोटर में पूछा जा सकता है कि उसके अंदर जो आर्मेचर होती है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, इनको बढ़ाने से हम जो फोर्स लग रही होती है आर्मेचर के ऊपर उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब उसके परपेंडिकुलर से रखा गया होगा। ये वाली जब पैरेलल रखा गया होगा तो उस वक्त मिनिमम स्ट्रेंथ होगी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है तो इस तरीके से लाइन होगी, यानी ज़्यादा लाइन पास करेगी। मिनिमम इस तरीके से होगी, कम लाइन पास करेंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। यहाँ पे ये फैराडेज लॉ है, बहुत अहम है। ये फैराडे लॉ की डेफिनेशन याद कर लें। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ, फैराडे का कानून है। और वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से अवामिल हैं जिन पर इंड्यूस EMF का इंसार होता है, ये 2 अवामिल हैं, इनकी डेफिनेशन याद कर लें। ये लेंज़ लॉ की डेफिनेशन, इसको आपने याद करना है। और ये आप याद रख लें कि लेंज़ लॉ जो होता है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। लेंज़ लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी वजाहत कुछ आप याद कर सकते लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग ना तैयार करें कम से कम इसकी डेफिनेशन और ये तैयार कर लें, और ये भी याद रख लें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक होता है। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आप याद कर लें। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। आइडियल ट्रांसफार्मर, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। एग्जाम्पल नंबर 15.1 रैले, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रैले वाला आप याद कर लें, इसको देख लेना आप। रिव्यू क्वेश्चन में देखें 15.2 और 15.4, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12 और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 15.6 बहुत अहम क्वेश्चन है कि जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस है। और 15.9 क्या एक ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट कर सकता है, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। तो यहाँ से आसान भी है अहम भी है। 15.9, 15.6 और इस तरह एक क्वेश्चन वो लास्ट यूनिट में था, सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है, वो भी यहाँ पे या शायद इसमें है। तो आपने देख लेना है कि सेल और बैटरी वाला कहाँ पे है, उसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। न्यूमेरिक इसमें टोटल 5 हैं, 4 आपने करने हैं। 15.1, 15.2, 4 और 5, इनको आपने देख लेना है कि किस तरीके से करने हैं। यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम भी आप इसकी बना सकते हैं, डायग्राम भी पूछी जा सकती है। ये याद करेंगे, सारा डायग्राम भी याद कर लें। ये डायग्राम पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक एमिशन में डायग्राम आप किस तरीके से बनाते हैं, ये डायग्राम को आप देख लें। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO क्या होती है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसकी डेफिनेशन, ये लेबल डायग्राम भी आप देख लें इसकी। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबल डायग्राम काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने लाजमी याद करना, ये बहुत अहम है। कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। 2 लाइनें आप याद कर लें। इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है। कैथोड रेज आपने याद करनी है। एनालॉग क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ये आप याद करें।
चमक होती है ट्यूब के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन की वजह से होती है, ये आप याद कर लें। अच्छा, ये यहाँ पे है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये आप याद कर लें। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और ये लॉजिक फंक्शन या लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये डेफिनेशंस। एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन, एंड ऑपरेशन आना चाहिए, एंड गेट का सिंबल आना चाहिए, इसका तो टेबल आप याद कर लें एंड गेट का। इसी तरह आर ऑपरेशन, इसका भी आपने सिंबल आर गेट का, इसका ट्रूथ टेबल। नार ऑपरेशन, इसका सिंबल, इसका ट्रूथ टेबल। नैंड गेट कैसे बनता है, इसका अपने सिंबल भी याद करना है। सिंगल देखें, एंड को नार करने से बनता है, इसका ट्रूथ टेबल। इसका नार गेट कैसे बनता है, इसका सिंबल, सिंबॉलिक डायग्राम इसकी आनी चाहिए, इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है। लॉजिक गेट्स के यूज में आपने याद करना है LDR, इसको आपने याद करना है लार्ज डिपेंडेंट रजिस्टर है। ये शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउस सेफ्टी अलार्म क्या होता है, ये डायग्राम आपको बनानी होगी। वैसे न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। डिजिटाइजेशन क्या होती है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है डिजिटाइजेशन की। बिट और बाइट में क्या फ़र्क है, यहाँ पे बिट और बाइट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। रिव्यू क्वेश्चन में तो इधर खास कोई नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 16.1 आप याद कर लें, 16.6, 16.7 और 16.8। ये वो क्वेश्चन है 2022-23 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यूनिट नंबर 17 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के, इनके नाम और एक दो लाइन इनकी याद कर लें कि क्या क्या होते हैं ये। जो अगर डिटेल नहीं याद होती, कम से कम इनके नाम ज़रूर आने चाहिए। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है, ये डायग्राम और इसी के अंदर वजाहत हो जाएगी। ये डायग्राम याद कर लें, फिर इसमें ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है, ये सारी चीज़ें। ये MSc और BSc से क्या मुराद है, इससे क्या बनता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस स्विचिंग सेंटर। MSc और BSc ये आप याद कर लें। BSS सॉरी, यहाँ इंटेलसेट सेटकॉम, इनको आपने याद कर लेना कि इंटेलसेट और सेटकॉम क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे डिफरेंस है बिट और बाइट के दरमियान, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। मोस्ट पावरफुल एंड स्विफ्ट कंप्यूटर विच कैन सेंड एन इंफॉर्मेशन इन 1000 बिलियन पार्ट ऑफ अ सेकंड इसका सुपर कंप्यूटर। इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन याद कर लें। इंटरनेट की खिदमात, ब्राउज़र क्या होते हैं, इंटरनेट की खिदमात आप याद कर लें। एडवांटेज ऑफ ईमेल, ये आपने याद करने हैं। यूज़र ऑफ इंटरनेट ये क्या है, ये आपने याद करने हैं। ई कॉमर्स क्या चीज़ है, इसको याद कर लें। रिव्यू क्वेश्चन पे आ जाएं। 17.1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन ये आपने याद करने, एक दो को छोड़ के। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 3 आपने याद करने हैं। तो इनमें अगर कोई मुश्किल आपको लगता है छोड़ दें, जो आसान है अच्छे लगते हैं उनको आप याद कर लें। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी हैं, लाजमी नहीं कि आपने सारे याद करने हैं। ये तो मैंने मैक्सिमम के हवाले से दिया है। कोई काम याद करना चाहे सारे नहीं याद कर सकता, जितने आसानी से याद हो सकते हैं वही क्वेश्चन याद कर लें। यूनिट नंबर 18 है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें ये न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूक्लियन की डेफिनेशन याद कर लें। एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। एग्जाम्पल नंबर 18.1 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 2 नंबर की। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बना के भी पूछ सकते हैं, वो वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन और सारी डिटेल आप याद कर लें। इनमें से किसी की भी डायग्राम पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि
जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा क्यों नहीं होते, कौन उनको जोड़ के रखता है? तो एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है। जहाँ आप देख लें कि वाई डू नॉट दे फ्लाई अपार्ट इन रिस्पांस टू दिस फोर्स, कहता है कि पॉजिटिव जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे अलग क्यों नहीं होते? तो क्या वजह है? तो एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत न्यूक्लियर फोर्स होती है। जहाँ से आपने इसको देख लेना है। ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। ये डायग्राम देख लें, ये वाली जो रेडिएशन इसके लिए की गई थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के लिए, इसको आप बना लें। ये 2 नंबर में पूछी जा सकती है। अल्फा डिके, इसकी मसवात पूछी जा सकती है, डेफिनेशन भी इसके अंदर है। ये बैकरल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन झारखंड। एक बैकरल किसके बराबर होता है? 373/10 बैकरल के बराबर होता है। ये बीटा डिके है, गैमा डिके है, ये आप याद कर लें। आयनाइजेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होती है, किस आयनाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है, ये आप याद कर लें। यहाँ से हाफ लाइफ की डेफिनेशन, ये अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल की खसूसियात याद करना। पीछे डेफिनेशन है जहाँ पे इनकी खसूसियात दी हुई हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है हाफ लाइफ का। ग्राफ किससे इसकी वजाहत करें, ये ग्राफ आपको बनाना होगा। ग्राफ से आप इसकी वजाहत किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18/2 देख लें, 18/3 ये एग्जाम्पल आप देख लें। यहाँ पे क्या न्यूक्लियाई हैं और गैर क्या न्यूक्लियाई, उनमें क्या फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है। ट्रेसर की डेफिनेशन याद कर लें। कार्बन डेटिंग क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18/4। न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन, उसकी ये मसाफात पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है, इसको आप याद कर लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन और उसकी जो मसाफात आप याद कर लें। और रेडिएशन के ख़तरात क्या होते हैं, ये ख़तरात भी आपने याद करने हैं। ये ख़तरात और इसके अलावा इनसे बचने की तदबीर ये आप याद कर लें। ख़तरात भी याद करने हैं और बचने की तदबीर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। वो रिव्यू क्वेश्चन में देख लें 18/1, 18/2, 18/9, 18/12, 18/14। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 18/1 यानी ये आला तसव्वुराती सवाल आता है। 18/1, 18/3 कर लें। न्यूमेरिकल 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5। ये पाँचों न्यूमेरिकल आपने यहाँ से कर लेने हैं। और देखना करना चाहें तो 18/9 को भी देख लें। स्टूडेंट्स मैंने आपको तमाम का गैस बता दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं, आपको MCQs भी बताए हैं। काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल इसके अंदर शामिल है, लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। तो अगर आपको कोई सवाल मुश्किल लगता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जो आसानी से जितना आप तैयार कर सकते हैं आप उसको तैयार कर लें। ये वो सवाल आते हैं जो 2022 और 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप उसको छोड़ दें। न्यूमेरिकल भी अगर आप ये सारे नहीं कर सकते, जितने आसानी से कर सकते हैं, जो आसान लगते हैं, जो हो जाते हैं हर चैप्टर में से, कुछ कर लें, कुछ का देख लें तरीकाकार किस तरीके से है, तो इंशाल्लाह पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अल्लाह करे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें पेपर में और अच्छे मार्क्स ले सकें। अल्लाह हाफिज़।